रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो आज की इस अरविंद वीथिका में उपस्थित श्री वीपी सक्सेना साहब का स्वागत है। श्री एम के यादव जी का स्वागत है। रुचि श्रीवास्तव जी का स्वागत है। धनंजय सिंह का स्वागत है। ऋषभ आनंद का स्वागत है। आज डीपी सिंह साहब की एक रचना पढ़ी जानी थी और हमारे साथी संजय उपाध्याय ज्वाइन कर चुके हैं। तो संजय उपाध्याय जी का स्वागत है। संजय जी, आपका खुल गया है संजय? संजय संजय ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं शायद, इंडिविजुअल अपना मोड नहीं करके। उसमें जिनके ज्वाइनिंग में समस्या कुछ आ रही है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तब तक तो मैं डीपी सिंह साहब ज्वाइन नहीं किए अभी, शायद वो वहाँ नेटवर्किंग की समस्या है, शायद उनके गांव में है इस समय। तो नेटवर्किंग की वहाँ समस्या बहुत रहती है, मैंने उनसे कहा भी था। तो उन्होंने अपनी रचना वैसे भेज दिया था, तो मैं उसी रचना को शुरू पढ़ दे रहा हूँ। डीपी सिंह साहब की रचना है कि बाग की हर कली मुस्कुराती रही, एक ही फूल को चाहता मैं रहा। बाग की हर कली मुस्कुराती रही, एक ही फूल को चाहता मैं रहा। शूल की गोद में फूल खिलता रहा, इस मधुर रूप पर अली मचलता रहा। शूल की गोद में फूल खिलता रहा, इस मधुर रूप पर अली मचलता रहा। देखता तो रहा पर न देखा गया, देखता तो रहा पर न देखा गया। तोड़ने को अंगुलियां तरसती रहीं, बस इसी आस में और विश्वास में, बस इसी आस में और विश्वास में हिमशिलाएं निरंतर पिघलती रहीं। बाग की हर कली मुस्कुराती रही, एक ही फूल को चाहता मैं रहा। खुश रहो और खिलो, खुश रहो और खिलते रहो तुम सदा, ये दुआएं हृदय से निकलती रहीं। बाग की हर कली मुस्कुराती रही, एक ही फूल को चाहता मैं रहा। ये डीपी सिंह साहब की रचना थी। हमारे बीच में संजय उपाध्याय जी उपस्थित हो गए हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। वो अपने को अनम्यूट कर लें और अब उनका अपना लेख प्रस्तुत करें। वो लेख पढ़ना चाह रहे हैं। संजय उपाध्याय हमारे डायमंड जुबली के साथी रहे हैं। अब अनम्यूट करिए संजय। जहां माइक बना है उसी को अनम्यूट करना है जी।
अनम्यूट हो चुके हैं शायद। हाँ संजय अनम्यूट हो गए हैं, आप करिए बात, बोलिए। आप सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये हाँ जी, ये मैंने सर लेख लिखा था जो सचिवालय की मैगजीन में प्रकाशित हुआ है। जी जी इसका विषय है मानव अधिकार एवं भ्रष्टाचार। स्वागत। विदित है कि भ्रष्टाचार सर्वव्यापी गंभीर समस्या हो गई है, जिसके कारण न केवल अपेक्षित विकास बाधित हो गया है, अपितु हमारा पूरा तंत्र ही खतरे में पड़ गया है। यदि भ्रष्टाचार महामारी हो गई है तो एक ओर उसका इलाज खोजना होगा और दूसरी ओर उन कारणों का पता लगाना होगा जिससे भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है। सबसे पहले हम भ्रष्टाचार को समझने की कोशिश करेंगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है नमक का दारोगा। मेरा मानना है कि ये कहानी समूची व्यवस्था के बारे में और हमारे समाज के बारे में संक्षेप में बहुत कुछ कहती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उस कहानी के कुछ उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना चाहिए जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। मुंशी बंशीधर को उनके पिता बूढ़े मुंशी जी द्वारा उपयुक्त प्रवचन दिए गए थे। नमक के दारोगा द्वारा पंडित अलोपी दिन को पकड़े जाने की खबर के बाद उक्त कहानी में निम्नवत उल्लेख किया गया है। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। समूचे तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण मानव अधिकारों का संरक्षण असंभव हो गया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानव अधिकार की परिभाषा निम्नवत दी गई है। मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधानों में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि गरिमा में जीवन जीने के लिए जो भी अधिकार आवश्यक है वे सभी मानव अधिकार की परिधि में आते हैं। शुद्ध वायु, पेयजल, स्वच्छ पर्यावरण और शासन तंत्र की ओर से सम्मानजनक व्यवहार, यह सभी कुछ भारत के आम नागरिक को अपने अधिकारों के तहत प्राप्त होना चाहिए, परंतु यह बातें केवल किताबी हैं। व्यवहार में न तो आम आदमी गरिमा में जीवन जी रहा है और न ही उसे स्वच्छ वायु और शुद्ध पेयजल तथा आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। आम नागरिकों को सामान्यतया लोक सेवकों से अपेक्षित सम्मानजनक व्यवहार भी प्राप्त नहीं होता है। मुंशी प्रेमचंद की उपयुक्त कहानी नमक का दारोगा में समाज का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है वो कहानी लिखने के समय 1930 के दशक में जैसा था उससे भयंकर रूप में आज मौजूद है। दूसरे शब्दों में पूरा समाज और उससे जुड़ा हुआ पूरा तंत्र कहीं न कहीं अपने निर्धारित रास्ते से भटक गया है और बेहिचक कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के प्रभाव में आ गया है। मुंशी जी को मैं एक महान साहित्यकार ही नहीं मानता, बल्कि मैं उन्हें कबीरदास और महात्मा गांधी की तरह एक संत मानता हूं। मुंशी जी ने भारत के समाज, यहाँ की गरीबी और यहाँ के किसानों के जीवन को अपनी कृतियों में इतनी गहराई से चित्रित किया है कि उसे पढ़कर संवेदनशील मानव मन गरीबों के दर्द से सराबोर हो जाता है। अब आइए देखते हैं भ्रष्टाचार जिस संक्रामक बीमारी का नाम है उसके कारण क्या हैं और उसका निदान कैसे संभव हो सकेगा। भ्रष्टाचार के मुख्य रूप से 3 कारण हैं जो निम्नवत हैं। समाज और शासन प्रशासन में कार्यरत लोगों की अस्वस्थता। दूसरा कारण एकाधिकार एवं पारदर्शिता का अभाव। तीसरा धार्मिकता का अभाव। अब आइए इन कारणों को थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। अस्वस्थता, आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, वहां के माहौल और काम करने वाले कार्मिकों को गौर से देखिए और एक एक के बारे में पता लगाइए। छोटे बाबू सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं, बड़े बाबू डायबिटीज के पेशेंट हैं, छोटे साहब ब्लड प्रेशर से पीड़ित रहते हैं, बड़े साहब की किडनी तकलीफ दे रही है। ठीक इसी तरह दूध देने वाला हमेशा खांसता रहता है, सब्जी बेचने वाले को कम दिखाई देता है, दुकान पर बैठे हुए दुकानदार की तोंद निकली हुई है, संभवतः उसका लीवर कुछ गड़बड़ हो गया है। इसके अतिरिक्त जिस समाज से अधिकारी कर्मचारी निकल कर आते हैं उसका एक भाग पूर्णतया कुपोषित और बीमारियों की जाल में फंसा हुआ है।
अब ऐसे बीमार लोगों से आप आदर्श कार्य की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अब प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार का सीधा संबंध क्या है? इसके दो मुख्य आधार हैं। प्रथमतः बीमार और दुखी व्यक्ति दुख और बीमारी का ही संक्रमण कर सकता है, अतः ऐसे लोगों से आप सम्यक कार्य की अपेक्षा नहीं कर सकते। द्वितीय, अस्वस्थता के कारण व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जिसके कारण वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संग्रह की प्रवृत्ति उत्पन्न कर लेता है और इस प्रकार भ्रष्टाचार का जन्म होता है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सभी अस्वस्थ व्यक्ति भ्रष्ट नहीं हैं। सभी अस्वस्थ व्यक्ति भ्रष्ट नहीं हैं, जबकि सभी भ्रष्ट व्यक्ति अस्वस्थ हैं। यह भी पाया गया है कि अस्वस्थ व्यक्ति आंतरिक आनंद के अभाव में भौतिक वस्तुओं से अथवा सुविधाओं से अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करता है और उसका यह प्रयास उसे भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है। इस बिंदु को एक दूसरी दिशा से भी समझा जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति आनंद और आत्मविश्वास से भरा होता है, अतः उसके भ्रष्ट होने की संभावना नहीं होती। स्वस्थ शब्द बहुत सुंदर शब्द है, जिसका अर्थ है स्व का अपने में स्थित रहना, अर्थात मन और शरीर का सामंजस्य। अब यदि हम शासन प्रशासन में कार्यरत कार्मिकों एवं नागरिकों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, तो कुछ वर्षों के बाद ही हम पाएंगे कि भ्रष्टाचार धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। अतः हमें भ्रष्टाचार मिटाने के उपायों के स्थान पर स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना होगा। कार्मिकों के वर्किंग कंडीशंस में सुधार लाते हुए कार्य के समय को अधिक से अधिक 6 घंटे का होना चाहिए। खेल कूद आदि के लिए अनिवार्य रूप से 1-2 घंटे आरक्षित होने चाहिए। कोई भी लोकोक्ति सैकड़ों साल के अनुभव के बाद बनती है। अंग्रेजी में जो कहा गया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये अपने आप में पूर्णतया सत्य है। आप कितना भी चाहें, रोज रात में देर से सोकर सुबह जल्दी नहीं उठ सकते और आज सरकारी कार्यालयों में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत देर तक काम करना पड़ता है, जिसके कारण उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबका स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए यह परम आवश्यक है कि हम पंच महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, अंतरिक्ष एवं वायु के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करें। तात्पर्य यह है कि बिना पर्यावरण को संतुलित रखे चिकित्सकों और चिकित्सालयों के बल पर स्वास्थ्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। अतः सरकारों एवं निजी क्षेत्र द्वारा कोई भी योजना परियोजना लागू करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे पर्यावरण को कोई भी क्षति न पहुंचे, अन्यथा इससे होने वाले दुष्परिणामों की कल्पना नहीं की जा सकती है। एकाधिकार एवं पारदर्शिता का अभाव दूसरा जो कारण है। भ्रष्टाचार का दूसरा महत्वपूर्ण कारण एकाधिकार मोनोपोली है। सरकारी विभागों द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें इतना अधिक एकाधिकार है कि अपने कार्य के सिलसिले में लोगों को भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है। शासन की नीतियां इस प्रकार स्पष्ट होनी चाहिए कि उन नीतियों के आधार पर संबंधित कार्य संपादित करने हेतु नागरिक स्वतंत्र हों। उदाहरण के तौर पर यदि आपको कोई उद्योग लगाना है अथवा कोई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलना है, तो इसके लिए आपको अनेक कार्यालयों और अधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक होती है। यदि सभी कुछ स्पष्ट रूप से निर्धारित रहे, आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाए और निस्तारण की समय सीमा निर्धारित कर दी जाए, तो इससे भ्रष्टाचार की समस्या समाप्त हो जाएगी। एकाधिकार को समाप्त करने के लिए विकेंद्रीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय है। उदाहरण के तौर पर यदि सभी प्रकार की नियुक्तियों को उनके नियुक्त प्राधिकारी के स्तर पर नियमानुसार विकेंद्रित कर दिया जाए, तो इससे किसी भी पद की नियुक्ति में 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं लग सकता। नियमावलियों में पहले से ही नियुक्त प्राधिकारी की व्यवस्था है, परंतु धीरे धीरे भ्रष्टाचार और अन्य कारणों से नियुक्तियों आदि की व्यवस्था विकेंद्रित होने के स्थान पर केंद्रीकृत सेंट्रलाइज हो गई है, जिसके कारण सभी प्रकार की नियुक्तियों में अनावश्यक विलंब हो रहा है। सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को अधिक से अधिक विकेंद्रित करते हुए पारदर्शी बना दिया जाए, तो इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी। आज पर्यावरण, व्यक्तिगत आजादी एवं अनेक राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु जिस प्रकार हमारे माननीय उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्र का मार्गदर्शन किया जा रहा है, वह उनकी पारदर्शी कार्यप्रणाली का परिणाम है। अपवादों को छोड़ दिया जाए तो उच्च न्यायपालिका एक आदर्श और अनुकरणीय स्थिति में है। उच्च न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को यदि शासन और प्रशासन में अपना लिया जाए, तो इससे न केवल भ्रष्टाचार समाप्त होगा, अपितु किसी भी विभाग में लंबित कार्यों की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कार्मिकों के चयन से लेकर उनकी तैनाती तक अत्यंत पारदर्शी एवं व्यावहारिक रीति होनी चाहिए। आयोगों, परिषदों, अधिकरणों या जहां कहीं भी विवेक, डिस्क्रिशन के आधार पर नियुक्तियां होती हैं, उन्हें तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। नियुक्तियों, तैनातियों में जहां कहीं भी सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्तियों का प्रावधान है, उसे तत्काल समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः इस प्रकार की नियुक्तियों का आधार मेरिट नहीं होती है। सुसंगत नियमों में संशोधन करके प्रश्नगत पदों पर
कार्यरत अधिकारियों को ही तैनात करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। शासन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की तैनाती कम से कम 3 वर्ष के लिए की जाए, ताकि एक अधिकारी की उपलब्धियों का पूरा आकलन किया जा सके। तीसरा प्रमुख कारण है धार्मिकता का अभाव। धर्म से मेरा तात्पर्य केवल सत्य, अहिंसा और प्रेम से है। दुनिया के सभी धर्म सत्य, अहिंसा और प्रेम की शिक्षा देते हैं और यह भी मानते हैं कि सभी मनुष्य एक ही विधाता की संतान हैं। अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के प्रयोग द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने न केवल एक सामान्य मनुष्य से एक महात्मा की यात्रा पूरी की, अपितु उन्होंने उस समय के सबसे ताकतवर और क्रूर शासकों से भारत को आजादी दिलाई। सच्चा धार्मिक व्यक्ति जीवन की नश्वरता को हमेशा याद रखता है और नश्वर जीवन के लिए धन आदि के संग्रह की प्रवृत्ति से दूर रहता है। सत्य पर आचरण करने वाले व्यक्ति के लिए भ्रष्टाचार संभव नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार का आधार ही असत्य है। इसी प्रकार एक अहिंसक व्यक्ति से भ्रष्टाचार की अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी हिंसा है। धार्मिक व्यक्ति स्वभाव से ही सभी जीव जंतुओं से प्रेम करता है और जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम है वह भ्रष्ट होकर किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। आज संस्थागत धर्म ने एक व्यवसाय का रूप ले लिया है, जिसमें सत्य, अहिंसा और प्रेम की शिक्षाओं के स्थान पर अनेक प्रकार के पाखंडों पर जोर दिया जाता है। दुख से पीड़ित लोग धार्मिक गुरुओं की शरण में जाते हैं और वहां उन्हें चमत्कार भरी सम्मोहन की कहानियां सुनाई जाती हैं। शायद ही कोई ऐसा धर्मगुरु हो जो अपने शिष्यों से आश्वासन लेता हो कि वे सत्य पर आचरण के संकल्प के साथ ही उनके प्रवचन हेतु उपस्थित होंगे। यदि सभी लोग सत्य, अहिंसा और प्रेम का आचरण करने लगे तो भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्तित्व ही नहीं बचेगा। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूँ कि एक धार्मिक व्यक्ति के लिए यदि उसका व्यवसाय न हो तो एक फूल तोड़ना भी संभव नहीं होगा। भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ी हिंसा है। आज भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है, जिसको मोटे तौर पर मैं 3 भागों में रेखांकित करना चाहता हूँ। सामाजिक भ्रष्टाचार, नंबर 1 सामाजिक भ्रष्टाचार। इसके अंतर्गत जात धर्म के भेद और एक ही परिवार के लड़के लड़कियों में भेद उल्लेखनीय है। सरकारी क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग एक ऐसे समाज से आते हैं जहां जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। दहेज के लिए लड़कियां प्रताड़ित की जाती हैं और भ्रूण हत्या जैसे जघन्य कृत्य किए जाते हैं। देश की आजादी के बाद कानूनी तौर पर इन बातों पर बहुत ध्यान दिया गया, परंतु अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। समाज में महिलाओं और गरीबों पर होने वाले अत्याचार इस बात को रेखांकित करते हैं कि हमारे समाज को एक सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता है। दूसरा भ्रष्टाचार है धार्मिक भ्रष्टाचार। धार्मिक भ्रष्टाचार के तहत धार्मिक संस्थानों को मानव मात्र में प्रेम के स्थान पर धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई का केंद्र बना दिया गया है। आप कल्पना कीजिए, सभी धार्मिक संस्थान अपने संसाधनों द्वारा गरीबों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दें तो भारत में अशिक्षा और कुपोषण की समस्या बहुत शीघ्र समाप्त हो जाएगी। आज भारत में कम से कम 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना अतिरिक्त धन है कि वे एक बच्चे को शिक्षा व स्वास्थ्य का दान दे सकते हैं। दान की महत्ता सभी धर्मों में बताई गई है और सभी धर्मों द्वारा संग्रह का निषेध किया गया है। यदि इसका पालन किया जाए तो गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा आने वाले 10 वर्षों में समाप्त हो जाएगी। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तकनीकी क्षमता के आधार पर विकसित राष्ट्रों द्वारा पूरी दुनिया को एक बाजार बनाकर उसका शोषण किया जा रहा है। कल्पना कीजिए, केवल ये 10 वर्ष के लिए विश्व के सभी राष्ट्र कृत संकल्प हो जाएं कि हम किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के निर्माण में धन का अपव्यय नहीं करेंगे और इस धन का एक भाग विश्व के वंचित लोगों पर व्यय किया जाए तो शायद ही आने वाले 10 वर्षों में गरीबी, भुखमरी एवं अशिक्षा रह जाएगी। इस विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। भारत ने विश्व को एक कुटुंब माना है और वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए लगातार आक्रमण झेलने के बाद भी भारत कभी भी आक्रामक नहीं हुआ है। भारत द्वारा विश्व स्तर पर न्यूक्लियर हथियारों को समाप्त करने के लिए भी हमेशा विश्व मंच पर प्रयास किया गया है। आतंकवाद का दंश झेलने के बाद भी संयम बरतते हुए भारत द्वारा कभी भी मानव अधिकारों के उल्लंघन की कार्यवाही अथवा आक्रामक कार्यवाही नहीं की गई है। यदि हम स्वास्थ्य, एकाधिकार को समाप्त करने एवं पारदर्शिता को विकसित करने तथा धार्मिकता के प्रसार के सूत्रों पर ध्यान देते हुए कार्य करें तो आने वाले 10 वर्षों में सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार की बीमारी से अपने देश को मुक्त कर सकते हैं। भ्रष्टाचार की समस्या समाप्त होते ही एक नए समाज और एक नए राष्ट्र का अभ्युदय होगा, जिसमें सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन प्राप्त होगा और इस प्रकार उनके मानव अधिकारों की रक्षा
सुनिश्चित होगी। भारत को प्रकृति ने इतने अधिक संसाधन दिए हैं कि यदि हम उपयुक्त सूत्रों पर ध्यान दें, तो आने वाले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त भारत न केवल आत्मनिर्भर हो सकेगा, अपितु विकसित राष्ट्रों के लिए भी अनुकरणीय होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया संजय, बहुत बढ़िया। सारा गर्भित लेख है आपका, और वैसे भी आप अच्छा लिखते भी हो। और हमारे संजय जी हमारे अनुज हैं, डायमंड जुबलियन है। तो और अब जो है संजय, एक हमारे सीरियल चल रहा है एकू आश्रम से सरस्वती आश्रम तक, तो 2 सोपान उसके हो गए हैं, तीसरा सोपान आज कर रहा हूं। अभी हमारे पास समय है, हम लोग कर लेते हैं। एकू आश्रम से सरस्वती आश्रम तक। अब आश्रम का वर्णन है। तो आश्रम के परिसर में ही एक वृक्ष है, कदाचित इसका नाम व्हाइट फ्रेंजीपनी है। इसका वानस्पतिक नाम प्लूमेरिया रुब्रा है और इसकी फैमिली एपासिनेसिया है। इसे हिंदी में गुलेचिन या चंपा कहते हैं। परिसर में ही स्थित एक अन्य वृक्ष का नाम बॉटल ब्रश है। इसका वैज्ञानिक नाम कोलिस्टेमम है और फैमिली मार्टाइल है। यह मेडागास्कर, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की मूल प्रजाति है। इसके फूल बोतल साफ करने वाले ब्रश की तरह होते हैं और इसके तने में 1,20,000 लीटर तक पानी भरा हो सकता है। कदाचित इसीलिए इसका नाम बॉटल ब्रश पड़ा है। दोनों वृक्षों की शाखाओं ने एकू आश्रम पर एक छत्र छाया सी कर रखी है। इन वृक्षों की उपस्थिति और उनकी सद्भावना का क्या असर एकू आश्रम पर पड़ता है, हम इस पर विचार करते हैं। एकू आश्रम के भवन से भी अधिक इनकी ऊंचाई क्या यह संदेश देती है कि अभी एकू आश्रम को और विकास करना है? चंपा के खुशबूदार फूल क्या यह संदेश देते हैं कि एकू आश्रम के कार्यों की खुशबू पूरे वातावरण में, पूरे समाज में, जन जन में फैलेगी? बॉटल ब्रश के फूल क्या यह संदेश देते हैं कि एकू आश्रम के शोधार्थी शरीर की सफाई करके बीमारियों को दूर भगा देंगे? जैसे कोई भी वृक्ष सदा दूसरों का कल्याण हित के काम आता है, कदाचित यह संदेश भी ध्वनित होता है कि एकू आश्रम द्वारा किए गए शोध का परिणाम जन जन के लिए कल्याणकारी होगा, हितकर होगा। चंपा का फूल सौंदर्य वृद्धि में सहायक है और इसका औषधीय उपयोग भी है। बॉटल ब्रश का उपयोग भी विटामिन सी और कैल्शियम की कमी को दूर करने, कफ के उपचार में और ब्रोंकाइटिस के उपचार भी किया जाता है। इसके माध्यम से क्या ये वृक्ष जन समुदाय को एक बहुआयामी संदेश देते हैं? क्या यह संदेश भी गूंजता है कि जिन विशिष्ट गुण कर्मों के माध्यम से एकू आश्रम रोगियों को रोग मुक्त करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं, वे अंत में लाभकारी होंगे और दिनों दिन न केवल एकू आश्रम का सौंदर्य बढ़ेगा, वरन वह समूचे समाज के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक भी होगा। विचार विमर्श और वार्तालाप के दौरान पत्नी वर्षा मुझे सचेत करती है कि हमें इस सौंदर्य बोध या सौंदर्य चेतना को स्पष्ट भी करना होगा। हमारे विचार से जो आश्रम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा में समाहित करता है, वो सौंदर्ययुक्त है। जो आश्रम और उसका विचार जन जन को निरोगी बनाने का संकल्प लेता है, वो सौंदर्यमय है। जो आश्रम स्व की अपेक्षा पर को प्राथमिकता देता है, वह आंतरिक जगत में सौंदर्यशाली है। हम नमन करते हैं चंपा और बॉटल ब्रश के वृक्ष को और नतमस्तक होते हैं सौभाग्यशाली एकू आश्रम के सामने। इस संबंध में एक दृष्टांत का उल्लेख करना आवश्यक है। श्री पंकज केसरवानी के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनका मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर रहा था। अन्य किसी चिकित्सा पद्धति में कोई इलाज न होने के कारण वे श्री जेपी अग्रवाल के पास इलाज हेतु आए। इलाज में उन्हें लाभ पहुंचा और उन्होंने सन 2000 में एक्यूप्रेशर का प्रशिक्षण दिया। वर्ष 2002 में जब मिंटो रोड में एकू आश्रम खुला तो आश्रम की ओर से मैग्नेट, टेप और अन्य संबंधित सामानों की दुकान खुलवा दी गई, जो श्री पंकज केसरवानी द्वारा चलाई जा रही है। ये सामान
एक्यूप्रेशर उन्हें उपलब्ध कराता है, जिसे एक्यू आश्रम उन्हें उपलब्ध कराता है, जिसे श्री केसरवानी आश्रम द्वारा निर्धारित कीमत पर बेच सकते हैं। इसके बदले में आश्रम की ओर से उन्हें लगभग 15% तक कमीशन मिलता है। श्री पंकज केसरवानी से वार्ता करने पर वे चिकित्सा से संतुष्ट दिखे और आत्मविश्वास से भरे दिखे। यह है चेता भावना, जिसके संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियां प्रासंगिक हैं। आश्रम के द्वार को खोल दो सबके लिए, आश्रम के द्वार को खोल दो सबके लिए, होगी तभी सच में जन जन हिताय भावना, जन जन हिताय भावना। अब पाठकों की दिलचस्पी इसमें होगी कि ये एक्यू है क्या। वस्तुतः एक्यू का अर्थ है सुई की नोक जैसा एक सूक्ष्म बिंदु, और प्रेशर का अर्थ है किसी कुंद वस्तु तथा चना, मटर, मेथी, उंगली अथवा मैग्नेट के द्वारा निर्धारित दबाव दिया जाना। ये एक्यूपंक्चर की अपेक्षा अधिक सुगम, दर्दहीन, लोकमान्य पद्धति के रूप में प्रचलित हुई है। यद्यपि आयुर्वेद ने इन एक्यू बिंदुओं को मर्म कहा और एक्यूपंक्चर को सूचि भेदन कहा, फिर भी एक्यूप्रेशर पद्धति बहुमान्य सिद्धांत के अनुसार चीन में विकसित हुई। भारतवर्ष में एक्यूप्रेशर की वर्तमान पद्धति कोरिया के वैज्ञानिक सर पार्क जेवू द्वारा प्रतिपादित सुजोग पद्धति है। सुजोग कोरियन शब्द है जिसका अर्थ हाथ और पैर, सु प्लस जोग है। 6 दिनों की बुनियादी ट्रेनिंग के में चाइनीज और आयुर्वेदिक प्रशिक्षण दिया जाना था। प्रशिक्षण संबंधी व्याख्यान विवेकानंद हॉल में दिए जाते हैं। इस हॉल में लगभग 170-180 व्यक्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था है। प्रोजेक्टर और वातानुकूलन की सुविधा सहित हॉल में घुसते ही दाईं तरफ दीवार में स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर लगी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के योग्यतम शिष्य स्वामी विवेकानंद ऐसे विद्वान संत हुए हैं जिन्होंने सन 1893 में 30 वर्ष की आयु में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने प्रभावी ओजपूर्ण व्यक्तित्व से उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया था। उन्हें देश भक्त संत और ओजस्वी वक्ता कहा जाता है। उनका कथन था कि सारे जीव स्वयं परमात्मा के अवतार हैं। समस्त नागरिकों के लिए उनका उद्बोधन मंत्र था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अब मुझे इस व्याख्यान कक्ष में स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर लगाने का संकेतार्थ समझ में आता है। एक्यू आश्रम का विचार स्वामी विवेकानंद जी के इस विचार से मेल खाता है कि सभी जीवों में परमात्मा का अंश है तथा समस्त मानव जाति को निरोग करने का संकल्प आश्रम ने ले लिया है। आश्रम का यह विचार है कि सभी मनुष्यों में ऊर्जा का असीमित भंडार है, आवश्यकता केवल उसको संतुलित रखने की है। आश्रम का यह विचार भी स्वामी विवेकानंद जी के विचार से मेल खाता है कि समस्त नागरिक स्वयं स्व उपचार के लिए खड़े हों और आश्रम को तब तक सत्कर्म और सत प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि सभी नागरिक निरोगी न हो जाए। इस कक्ष में सर्वप्रथम हमारी मुलाकात होती है कोर्स कोऑर्डिनेटर के रूप में श्रीमती सुषमा ओझा से, जो सर्वप्रथम ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण करने के बाद सभी को प्रार्थना करने के लिए कहती हैं। ध्यान मुद्रा में ओम का उच्चारण करने से शरीर में ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवेश करके आपके मन और बुद्धि को चेतन करती है। आश्रम की प्रार्थना है, वह शक्ति हमें दो दयानिधि। यहां शक्ति की आराधना कर्तव्य मार्ग पर जुटने के लिए, परोपकार के माध्यम से अपने जीवन को सफलीभूत बनाने के लिए शक्ति का आह्वान, सभी दुखियों, बिछड़े हुए, भूले भटके लोगों को सन्मार्ग दिखाने के लिए और देवभूमि भारत के कल्याणार्थ आत्मोत्सर्ग तक सीमा तक तैयार करने के लिए की जा रही है। श्रीमती सुषमा ओझा ने विषयों और संबंधित टीचर्स के चयन में कदाचित यह सावधानी बरती कि कम समय में एक्यूप्रेशर का अधिक ज्ञान प्रशिक्षण दिया जा सके। वे निरंतर सजग रहीं, आश्रम के निष्ठावान आचार्य की तरह। श्रीमती झुमा नियोगी, सुश्री ऋतु कोसरवानी, श्रीमती मंजू निगम, श्रीमती रीता पांडे, श्रीमती संगीता जैन और श्रीमती रेणु अग्रवाल द्वारा मानव शरीर विज्ञान, चाइनीज एक्यूप्रेशर एवं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जो सारगर्भित ज्ञान दिया गया वो कदाचित लिखने में क्लिष्ट हो जाएगा, लेकिन सरल भाषा में चाइनीज एक्यूप्रेशर के संबंध में कुछ अवधारणाओं का उल्लेख करना मैं अपना धर्म समझता हूँ।
एक्यूप्रेशर के सुजोग पद्धति में पूरे शरीर का करस्पॉन्डेंस अर्थात सादृश्यता हाथों व पैरों में मानी गई है। यह चिकित्सा में सुविधा के दृष्टि से अनुभव करने प्रयोग करने के बाद स्वीकार की गई है। चाइनीज एक्यूप्रेशर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में 8 निर्देशक सिद्धांत, पंचतत्व सिद्धांत और मेरिडियन सिद्धांत हैं जिनके आधार पर चिकित्सा की जाती है। 8 निर्देशक सिद्धांत में यिन यांग का सिद्धांत, कम अधिक का सिद्धांत, आंतरिक बाह्य का सिद्धांत और उष्ण शीत का सिद्धांत है। यिन यांग सिद्धांत के अनुसार सृष्टि में 2 बल हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं और वे संतुलन बनाए रखते हैं। वे हैं, एक इन है और दूसरा यांग है। इन वह बल है जो क्षमता के रूप में किसी भी व्यक्ति में विद्यमान है और यांग वह बल है जो कार्य रूप में अथवा अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट है। ये दोनों बल निरपेक्ष नहीं है क्योंकि सृष्टि में केवल इन अथवा केवल यांग नहीं है। इनमें यांग की कुछ मात्रा है और यांग में इन की कुछ मात्रा है। इनको स्त्री और यांग को पुरुष कहा गया है। इसे प्रकृति और पुरुष कहा गया है। यह सिद्धांत भारतीय धर्म दर्शन से मेल खाता है जहां प्रकृति और पुरुष के रूप में श्री राधा और श्री कृष्ण को माना गया है और दोनों का एक दूसरे में अस्तित्व माना गया है। शरीर में भी श्याम भाग को यांग माना गया है और गोरे भाग को इन माना गया है। भारतीय धर्म में श्री कृष्ण जी भी श्याम वर्ण के हैं और श्री राधा गोरे रंग की है। चीनी वैज्ञानिकों ने इस आधार पर शरीर के अवयव ऑर्गन को इन और यांग में विभाजित किया। मेरे विचार से स्त्री को निरंतर कार्य करने वाला मानते हुए जो अंग या अवयव ऑर्गन्स निरंतर कार्यशील थे उन्हें इन माना गया, जैसे लीवर, हृदय, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, फेफड़े और किडनी जो 24 घंटे निरंतर कार्यशील हैं उन्हें इन माना। इसके विपरीत आवश्यकता अनुसार कार्य करने वाले अंगों को यांग माना गया, यथा गाल ब्लैडर, छोटी आंत, आमाशय, बड़ी आंत और मूत्राशय जो आवश्यकता अनुसार कार्य करते हैं वे यांग की श्रेणी में है। चीनी दार्शनिकों ने एक अन्य ऑर्गन ट्रिपल वार्मर को यांग माना। यह कोई ऑर्गन नहीं है जो अस्तित्व में है, परंतु फेफड़ों, लीवर, बड़ी आंत, पित्ताशय, प्लीहा, आमाशय के सामूहिक कार्य को ट्रिपल वार्मर माना। इसे कुछ वैज्ञानिकों ने स्पाइनल कॉर्ड के रूप में स्थापित किया, किंतु संभव है कि यह पराभौतिक एलिमेंट हो जो शोध का विषय है। कम अधिक सिद्धांत के अनुसार रोग तभी होता है जब ऊर्जा का असंतुलन हो, अर्थात कहीं ऊर्जा अधिक हो या कम हो, अतः उसे संतुलित करना ही चिकित्सा है। आंतरिक व बाह्य सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा जो शरीर के बाहरी सतह में होती है उसके असंतुलन के कारण रोग की प्रकृति बाह्य होती है, किंतु जो ऊर्जा आंतरिक भाग में है उसके असंतुलन से आंतरिक रोगों की उत्पत्ति होती है। तब निदान आंतरिक शरीर को ध्यान में रखकर करना होता है। उष्ण या शीत सिद्धांत के अनुसार शरीर के सभी ऑर्गन या सिस्टम व निकाय समूह एक निश्चित तापमान पर कार्य करते हैं, इसलिए तापमान में कमी अथवा अधिकता के कारण वे ठीक से कार्य नहीं कर पाते, अतः रोग की प्रकृति उष्ण या शीत है, इसका निर्धारण आवश्यक है। चीनी दार्शनिकों के अनुसार ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं 5 तत्वों के आपस में संयोग का परिणाम है। पहला काष्ठ, दूसरा अग्नि, तीसरा पृथ्वी, चौथा धातु, पांचवा जल। ये तत्व आपस में एक दूसरे के सर्जक और एक दूसरे के नियंत्रक भी हैं। जैसे अब ये सब आपस में नियंत्रक भी है और सर्जक भी है। काष्ठ की ऊर्जा वायु है, अग्नि की ऊर्जा ऊष्मा या प्रवर ऊष्मा है, पृथ्वी की आर्द्रता है, धातु की शुष्कता है और जल की शीतलता है। काष्ठ का सर्जक जल है, अग्नि का सर्जक काष्ठ है, पृथ्वी का सर्जक अग्नि है, धातु का सर्जक पृथ्वी है और जल का सर्जक धातु है। तो मनुष्य के भौतिक शरीर के साथ साथ ऊर्जा शरीर भी जुड़ा होता है। सभी तत्वों की अपनी ऊर्जा है। इस ऊर्जा शरीर में असंतुलन के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। चीनी दार्शनिकों ने आकाश और वायु को तत्व नहीं माना जैसा भारतीय दर्शन में माना गया है, किंतु उन्होंने काष्ठ की ऊर्जा वायु मानी है, अतः वायु को तत्व में न सही किंतु ऊर्जा रूप में स्वीकार किया। चीनी दार्शनिकों ने यह माना कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, केवल उसका असंतुलन ही हो सकता है। शरीर में ऊर्जा आने जाने के कुछ निश्चित मार्ग हैं जिन्हें ऊर्जा प्रवाह पथ या मेरिडियंस कहा जाता है। इन्हीं मेरिडियंस के कारण मनुष्य का जन्म हुआ, इन्हीं के माध्यम से रोग आते हैं, इन्हीं के माध्यम से रोग दूर होते हैं या रोग बढ़ते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने बायो एनर्जी या जैव ऊर्जा को संपूर्ण ब्रह्मांड और मानव शरीर में विचरण करता हुआ पाया।
मनुष्य इस जैव ऊर्जा को या तो भोजन से प्राप्त करता है या आकाशीय ऊर्जा से। यह जैव ऊर्जा शरीर में बाहरी सतह पर विचरण करती है और ये एक्यू बिंदुओं के माध्यम से शरीर के अंदर भी विचरण करती है। ऊर्जा निरंतर गतिशील है। कहीं भी कम या अधिक होने अथवा उसके प्रवाह पथ में रुकावट होने पर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। यही असंतुलन रोग का कारण है। वैसे तो मेरिडियंस की संख्या असंख्य है, किंतु चिकित्सा निदान की दृष्टि से 12 ऑर्गन्स के लिए 12 प्रवाह पथ या मेरिडियंस माने गए हैं। इनमें 6 इन मेरिडियन है, 6 यांग मेरिडियन है। इन और यांग मेरिडियंस को नियंत्रित करने के लिए एक एक मेरिडियंस है, अर्थात कुल 14 प्रवाह पथ हैं। इन्हीं मेरिडियंस का अध्ययन करके रोग का निदान और उपचार किया जाता है। इस प्रकार यद्यपि आकाश और वायु चीनी दर्शन में तत्व के रूप में स्थापित नहीं किए गए, तथापि वायु और आकाश ऊर्जा के रूप में स्थापित किए गए हैं। किसी शोध छात्र के लिए यह शोध का विषय हो सकता है कि क्या ट्रिपल वार्मर पराभौतिक अवयव है या तत्व है। यही नहीं, जब इन और यांग प्रकृति और पुरुष की सत्ता है और उनकी एक एक नियंत्रक मेरिडियंस है, तो यह किसी परम सत्ता की मेरिडियंस है या किसी परम सत्ता के अंश की मेरिडियंस है। जैसे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में मन और आत्मा भी तत्व है, चाहे वो पराभौतिक है और परमात्मा के अंश के रूप में आत्मा का अस्तित्व है, तो क्या मन और आत्मा के तत्व ही चीनी दर्शन में इन और यांग के मेरिडियंस के रूप में है? अभी फिलहाल ये प्रश्न अनुत्तरित है। लेखन को विश्राम देते हुए मुझे ये कहना है कि जहां जहां त्रुटियां या कमियां दृष्टिगोचर होती हैं, वे मेरी अल्प बुद्धि के कारण है, और जहां कहीं भी गुणयुक्त वर्णन हो सका है, वह मां सरस्वती और भगवान आशुतोष की कृपा का परिणाम है। अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के लिए सरस्वती आश्रम में भेंट होगी। तब तक के लिए विदा। अरविंद श्रीवास्तव। तो यह एक जो एक्यू आश्रम से सरस्वती आश्रम तक की यात्रा है, उसका तीसरा सोपान है। अभी इसके 5-7 सोपान और आएंगे, तो उनके माध्यम से बात चलती रहेगी। और इस हमारा ये है कि इस पूरी जो अरविंद वीथिका है, इसमें जुड़िए और जो भी विचार हो, कला हो, दर्शन हो, लेख हो, कविता हो, गजल हो, इन सबको इसमें प्रवेश दिया जाएगा, ताकि इसी बहाने जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको आपस में संवाद के रूप में स्थापित कर सकें और एक दूसरे के विचार जान सकें और आनंदित हो सकें। ठीक। सर नमस्कार। सर नमस्कार।